हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है महिला आरक्षण बिल। उस पर बात करेंगे। कई सारे सवाल उठते हैं जो देख भी रहे हैं, उन सब पर बात करेंगे। कानून का नाम क्या होगा, 2029 से ही क्यों लागू होगा, उससे पहले क्यों नहीं, आरक्षित सीटें कैसे तय होंगी, किन सदनों में आरक्षण होगा और क्या राज्यों की सहमति ज़रूरी है, और भी कई मुद्दे हैं। ये संविधान संशोधन विधेयक है, तो विधेयक का ओरिजिनल नाम क्या है ये भी चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके अलावा भारत और कनाडा के बीच में जो तनाव चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और जस्टिन ट्रूडो वो यूनाइटेड नेशंस में इस मामले को ले जाने की कोशिश की उन्होंने। हालांकि अलग थलग दिख रहे हैं अभी तक, तो आगे क्या होने की संभावना है, क्या इतिहास है, वर्तमान क्या है, इन सब पर बात करेंगे। और भी कई मुद्दे हैं, कई टॉपिक है, सारे क्वेश्चन लेंगे आपके लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, इस साल का अब तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल हो चुका है, देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जनवरी से लेकर सितंबर तक के कुछ घंटे का वीडियो है ये, और इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी लगभग पूरी हो जाएगी इस साल की अब तक की। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पुराने संसद भवन का नया नाम बताएं। क्या नाम है नया? आंसर होगा संविधान सदन। क्या कहेंगे? संविधान सदन। ठीक है। लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने ये कहा है कि पुरानी संसद को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, और ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, जिसको स्वीकार कर लिया गया। दरअसल 19 सितंबर को संसद की जो कार्यवाही है ना, प्रोसीडिंग है, वो सब नए संसद भवन में शिफ्ट हो गई है। ओके, तो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, तो पुरानी संसद भवन, उसको हम कहेंगे संविधान सदन, और इसको संसद भवन कहेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सावां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है? तो ये कौन सावां संविधान संशोधन होने की कोशिश की जा रही है? आंसर का 128। ठीक है। विधेयक का क्या नाम होगा? अंग्रेजी में कहेंगे इसे द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023। हिंदी में कहेंगे संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023। ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन ये रहा। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर और डिटेल बताते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा कि लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण के प्रावधान का विधेयक कानून बनने पर किस नाम से जाना जाएगा? आंसर होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है। उस कानून का नाम ये रहेगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अच्छा, ये आप ध्यान रखना, अभी जो विधेयक है ना, उसका नाम ये नहीं है, नारी शक्ति वंदन विधेयक नहीं है। इस विधेयक का नाम क्या है? पिछले क्वेश्चन में देखा आपने, संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023। ओके। और इसमें प्रस्ताव ये दिया गया है कि जो जब कानून लागू हो जाएगा तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान में रखने की बात है। ठीक है। देखिए, महिला आरक्षण बिल पारित करने के लिए पिछले 27 साल से मौजूदा समेत 4 सरकारों ने कोशिशें की, और ये 11वीं कोशिश है इस बार की। तो बिल पास होने के बाद लोकसभा में 181 महिला सांसद होंगे। कितनी? 181 महिला सांसद होंगे संसद के दोनों सदनों में ये बिल पास होने के बाद। और इसके अलावा राज्य सरकारों की अनुमति के बाद, 50% राज्य सरकारों की अनुमति के बाद इसमें 181 सांसद होंगे, मतलब उतने आरक्षित होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वर्तमान की अगर बात करेंगे तो लोकसभा में 14.94% महिलाएं हैं, यानी महिला सांसद हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, अभी जो स्थिति है महिला सदस्यों की 82 है। ओके। और विधानसभाओं में अगर महिला प्रतिनिधियों की स्थिति देखेंगे तो ज़्यादातर राज्यों में जो जनप्रतिनिधि हैं, वो यानी विधायक वगैरह, वो 10% से कम है। ठीक है। कुछ राज्यों में 10 to 12% है, जैसे बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। और कुछ में 12% से भी ज़्यादा है, जैसे छत्तीसगढ़ में 14.44% है, पश्चिम बंगाल में 13.7% है, और झारखंड में 12.35% महिलाएं। लेकिन इसको बढ़ाने की बात है, 33.33% जो है ना, वो आरक्षण दिए जाने का प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है।
अच्छा, एक और बात बताऊं कि ये आरक्षण जो है ना वो सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी ये राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद पर लागू नहीं होगा। क्या बताऊं, जो राज्यसभा है वहाँ लागू नहीं होगा और राज्यों की जो विधान परिषद हैं वहाँ पर लागू नहीं होगा। केवल और केवल ये लागू होने जा रहा है जहाँ भी चुने हुए जनप्रतिनिधि आते हैं सीधे तौर पर, यानी जनता जिसके लिए वोट देती है। तो लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए जो मतदान होता है उसमें वोट देती है जनता सीधे तौर पर, और राज्य विधानसभा के सदस्यों यानी विधायकों और के लिए जो चुनाव होता है राज्य विधानसभा में, उनके लिए वोट देती है जनता। बाकी यानी राज्यसभा और राज्यों के जो विधान परिषद हैं वहाँ पर सीधे तौर पर जनता इलेक्ट नहीं करती है, बल्कि अपरोक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है। और कुछ सवाल भी हैं इससे रिलेटेड कि तुरंत क्यों नहीं लागू किया जा रहा है इसको। देखिए, जनगणना के बाद ही इस कानून को लागू किया जा सकता है और जनगणना में कम से कम 2 साल लगेंगे। 2021 वाला जो जनगणना होना था अभी तक तो नहीं हो पाया और अभी 6 महीने बाद या उसके बाद चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो अभी तो होना मुश्किल है। जब नई सरकार बनेगी उसके बाद जनगणना हो पाएगी और जनगणना जो रिपोर्ट आएगी उसी के बाद परिसीमन संभव है। परिसीमन का मतलब हुआ कि फिर से जो राज्यों में जो विधानसभा है और इसके अलावा जो देश भर में जो लोकसभा की सीटें हैं उसका परिसीमन होगा, मतलब डिलिमिटेशन होगा। फिर तय किया जाएगा कि बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए संख्या। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा ये सब जो होगा वो 2026 से पहले नहीं हो सकता है परिसीमन। मतलब अगर हो भी जाए अभी 2 साल के बाद, यानी जो जनगणना है वो उसके बाद भी उसमें टाइम लगेगा, फिर परिसीमन आयोग गठित होगा। तो ये 2029 के आम चुनाव से पहले ये लागू नहीं हो सकता है उसके बाद भी टाइम लग जाए। एक और बात कि क्या राज्यों की भी सहमति जरूरी है? हाँ, देखिए अनुच्छेद 368 के मुताबिक संविधान संशोधन बिल के लिए कम से कम 50% राज्यों की सहमति ज़रूरी होती है। अभी देश के 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 11 राज्यों में इंडिया गठबंधन और 3 राज्यों में अन्य दलों की सरकारें हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्टियां जो है ना वो इस विधेयक के समर्थन में। और क्या बात है, महिला आरक्षित सीटें कैसे तय होंगी? देखिए, 2026 के बाद परिसीमन आयोग जब बनेगा उसके बाद ये तय होगा कि कौन कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये परिसीमन आयोग के मतलब उसी पर छोड़ दिया जाएगा, डिसीजन छोड़ दिया जाएगा कि कौन कौन सी सीटें होंगी, तो उसी हिसाब से होगा। ओके, हालांकि ये जो जब डिस्कशन हो रहा था उस दौरान ये भी बात हुई कि इसमें ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए था। एससी एसटी को तो अभी दिया जा रहा है रिजर्वेशन, जो पहले से एससी एसटी को रिजर्वेशन है जो लोकसभा सदस्य के तौर पर, उन्हीं में महिलाओं को उतने प्रतिशत दिया जा रहा है और बाकी ओबीसी को भी दिए जाने की चर्चा हुई है, कांग्रेस और कुछ पार्टियों ने उठाया, लेकिन वोटिंग जो है ना वो हो गई, उसमें सभी ने समर्थन कर दिया इस विधेयक को लोकसभा में। ओके, अब आगे जो भी अपडेट होता है फिर आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ ना उसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आज का टेस्ट भी दे सकते हैं। फ्री में टेस्ट है, डेली का जो मॉक टेस्ट है वो पीडीएफ फ्री होता है और मॉक टेस्ट भी फ्री होता है डेली का। इसके अलावा अगर पूरे साल तक आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो एक मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली सी रकम है, छूट भी चल रही है। इसके ज़रिए अगले 365 दिनों तक आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और पिछले भी, यानी 2023 के अब तक के और 2022 के भी सारे आपको मिल जाएंगे। ओके, और इसके अलावा फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और हेल्पलाइन नंबर भी है, तो आप व्हाट्सएप पर चैट के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। तो क्वेश्चन होगा अगला, भारत और किस देश ने तनाव की वजह से सितंबर 2023 में एक दूसरे के डिप्लोमेट को निकाल दिया अपने देशों में? आंसर होगा कनाडा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेते हैं, नंबर वही रखेंगे क्योंकि एक ही मुद्दा है।
क्वेश्चन होगा, किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने भारत सरकार पर खालिस्तान समर्थक की हत्या का आरोप लगाकर एक भारतीय डिप्लोमेट को निकाल दिया और इसकी जवाबी कार्रवाई भारत ने भी की है? आंसर होगा कनाडा। ठीक है, न्यूज़ देख ही रहे हैं आप। देखिए, हुआ यह है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने भारत सरकार पर सिख नेता की हत्या का आरोप लगाया। हालांकि भारत ने खारिज कर दिया, तुरंत कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। ट्रूडो ने क्या किया, 18 सितंबर को संसद में कहा कि भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है और कनाडाई सरकार को खुफिया जानकारी मिली है, उसी के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कहना है जस्टिन ट्रूडो का। ठीक है, दरअसल हुआ ये था कि 18 जून को 2023 में ही कनाडा में भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी वही निज्जर, उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ, कनाडा के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हमने एक भारतीय डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया है। इसके जवाब में भारत ने भी वही काम किया, 5 दिन के अंदर में एक कनाडाई डिप्लोमेट को भारत छोड़ देने के लिए कहा। इसके बाद और भी हुआ, कनाडा ने अपने नागरिकों को भारत यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की। तुरंत बाद भारत ने भी कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की और ये भी कहा कि नागरिक उन इलाकों में जाने से बचे जहां पर भारत विरोधी गतिविधियां हुई हैं। ओके, तो ये मुद्दा हुआ है। एक और बात मैं बताऊं कि कनाडा इस मुद्दे पर फिलहाल अलग थलग पड़ा हुआ दिख रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है वो भारत में हुए G20 समिट में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मुद्दे को उठाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑफ द गवर्नमेंट से बातचीत भी की थी, लेकिन किसी ने उस वक्त ट्रूडो का साथ नहीं दिया था। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस में भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रूडो इस पूरे मामले को, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अभी फ़िलहाल तक दूसरे देशों का समर्थन नहीं मिला है और कोई भी देश इस पूरे मामले में भारत को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल वो कह रहे हैं कि हाँ, जो कनाडा ने आरोप लगाया उस पर कंसर्न है, हम उस मुद्दे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रूडो ने काफ़ी कुछ बोला भारत के खिलाफ, कहा कि कनाडा की धरती पर किसी नागरिक की हत्या करवाने में विदेशी सरकार का शामिल होना ये हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन है और हम दबाव डाल रहे हैं इस पूरे मामले में भारत सरकार पर। और तुरंत बाद भारत ने भी इसको खारिज कर दिया था। तो ये पूरा मामला है और आने वाले वक्त में आगे और टेंशन भारत और कनाडा के बीच में बढ़ सकता है। दरअसल मामला ये है कि कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, तो उनकी अपनी पार्टी के पास उतना बहुमत नहीं है कि वो सरकार को बनाए रखें, इसलिए एक और पार्टी का उनको सपोर्ट लेना पड़ा है और वो सिख समुदाय से रिलेटेड है और उसका प्रभाव खालिस्तानी जो आतंकी हैं उससे रिलेटेड है। तो उसके दबाव में जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो ये पूरा कुछ कर रहे हैं अपनी सरकार बचाने के लिए, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी ने जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, खालिस्तानियों से जुड़ाव है और सिख समुदाय जो कनाडा में रह रहा है उससे रिलेटेड जुड़ाव है, तो उससे संबंध अपना नहीं बिगाड़ना चाहते हैं जस्टिन ट्रूडो और इसी चक्कर में उन्होंने, ऐसा माना जा रहा है, जो मीडिया में खबरें आई हैं कि ये सब किया है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। खालिस्तान टाइगर फोर्स वहाँ पर एक्टिव है और भारत के खिलाफ बहुत सारे वो एक्टिविटीज़ वो करता रहता है जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स है और समर्थन वहाँ की सरकार का है, जस्टिन ट्रूडो का साफ तौर पर वहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनेस्को ने कर्नाटक के किन मंदिरों के समूह सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ द हायसला को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, यानी विश्व धरोहर स्थल का? आंसर होगा ए और बी दोनों। नाम क्या होगा इनका? तो चिन्ना केशव मंदिर, हायसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर। तो ये 3 मंदिर हैं और उन्हीं का ग्रुप है। ओके, और ये देख रहे हैं यूनेस्को की ओर से ये फोटोग्राफ और जो भी कुछ है वो जारी किया गया है। ठीक है, हायसला क्या है? देखिए, ये 12वीं-13वीं शताब्दी में निर्मित बेलूर, हलेबिदु और सोमनाथपुर, वहाँ पर 3 मंदिरों का एक समूह है और हायसला कला और साहित्य के संरक्षक माने जाते थे। हायसला राजवंश की ये राजधानी थी
और वहीं पर ये 3 मंदिर है, उसका समूह है, तो इसको अब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। अच्छा, ये तीनों मंदिरों को अलग अलग शामिल नहीं किया गया, बल्कि ग्रुप में उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। और इन सब का जो निर्माण है वो जैसा मैंने बताया आपको कि 12वीं-13वीं शताब्दी में हुआ था। ओके, तो ये है। इन मंदिरों को 18 सितंबर 2023 को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। इससे पहले ये यूनेस्को की अस्थायी लिस्ट में शामिल था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को ने किस राज्य के शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल, सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज समिति ने 17 सितंबर को ये फैसला लिया और ये मीटिंग चल रही थी सऊदी अरब के रियाद में, और उसी के दौरान ये घोषित किया गया। ये पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है और 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 5 विद्यार्थियों के साथ स्कूल की स्थापना की थी, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय आगे चल के बना, और रविन्द्रनाथ टैगोर का अधिकांश जीवन यहीं पर बीता था। और अब देख लेते हैं कि टोटल कितने हो गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के। टोटल संख्या हो गई है 42। कौन कौन से हैं ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, एक एक करके। तो ये सब है, मैंने PDF में पूरा लिस्ट दे दिया है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। डेली का PDF फ्री होता है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो ये सब पूरी लिस्ट रही, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ लिस्ट ये रही और कुछ ये रही। ओके, टोटल संख्या कितनी हो गई है अभी तक? 42। किस तारीख तक? तो आज है, जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, 21 सितंबर दोपहर तक। ठीक है, हो सकता है आगे ये संख्या बढ़ जाए, लेकिन अभी तक इतनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी के टाउन हॉल पार्क में ये चल रहा है 10 दिवसीय दिव्य कला मेला। तो उसी वहीं पर ये महाकुंभ आयोजित किया गया है 15 से 24 सितंबर तक वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन गीता मेहता का निधन हो गया 16 सितंबर 2023 को। तो क्या थी? आंसर होगा लेखक। लेखक के तौर पर काफ़ी ख्याति थी उनकी। न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में रहती थी, कई किताबें उन्होंने लिखी हैं और मतलब उनकी किताबों पर ढेर सारे टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्री ये सब बन चुके हैं। ठीक है, और आपको बताऊं कि टेलीविज़न पत्रकार भी रह चुकी थी वो। फोटोग्राफ ये रहा। ओके, 80 साल की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर्स ने किस नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति की खोज की है जिसका नाम दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया? आंसर होगा बैटिलिप्स कलामी। ठीक है, बैटिलिप्स कलामी, तो ये नाम रखा गया है और न्यूज़ देख रहे हैं आप। ये फोटोग्राफ है उसका। ये भारतीय जल क्षेत्र में खोजा गया है और ये दूसरा समुद्री टार्डिग्रेड है और पूर्वी तट में खोजा जाने वाला ये पहला है। कहाँ पर मिला? तो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु के मंडपम में ये खोजा गया है। तमिलनाडु यहाँ पर मैप में आप देख रहे हैं। ये बेहद छोटे जानवर होते हैं जिनका आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा कार्लोस सेंज। क्या नाम है? कार्लोस सेंज। तो फेरारी के ड्राइवर हैं और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स उन्होंने जीत लिया है, फार्मूला 1। अभी सितंबर में ही आयोजित किया गया। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं, फोटोग्राफ ये रहा। और भी ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, उसकी पूरी लिस्ट ये सब है, मैंने PDF में भी दे दिया उन सब के विजेता 2023 के। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन यानी DIPA, उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा धनंजय जोशी। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन उनको बनाया गया है ये, और न्यूज़ देख रहे हैं आप। ओके, और ये क्या है एसोसिएशन? तो ये जो है ना, डिजिटल जो प्रोवाइडर्स हैं, जो भी डिजिटल सर्विस देते हैं, उन सब का एक एसोसिएशन है। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? आंसर होगा सफदरजंग हवाई अड्डे पर।
ठीक है। इसके अलावा उन्होंने भारत कोष पोर्टल का भी उद्घाटन किया, जो एक प्रीपेड वॉलेट के रूप में काम करेगा। ठीक है, 18 सितंबर को ये उद्घाटन किया जा रहा है। उड़ान भवन जो है उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ये सपोर्ट करेगा पूरी तरीके से। ओके, फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे और मिलेगा करंट अफेयर्स, इंतज़ार कीजिए। बाय।